गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 का नाम है वर्ण विचार, यानी कि वर्णों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इस पाठ में हिंदी व्याकरण से संबंधित बेसिक नॉलेज इस पाठ से मिल जाएगा, और जब तक हमको बेसिक ज्ञान नहीं पता होगा तब तक हमको उसके बाद वाले ज्ञान नहीं पता चल पाएगा, नहीं ले पाएंगे, उसका ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको बेसिक ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत है। तो ये हिंदी व्याकरण का नींव है वर्ण विचार। जब तक नींव मजबूत नहीं होगा तब तक बाद की चीज़ें हम कैसे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपना नींव मजबूत करें। तो चलिए देखते हैं इस वर्ण विचार नामक पाठ में क्या क्या बातें हैं, और उसको हम लोग अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण मौखिक भाषा को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह होते हैं। जो वर्ण होता है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इससे छोटी इकाई हिंदी भाषा में नहीं होती है। और वर्ण मौखिक भाषा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होने वाली ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्ह है। जो हम अपने मुख से ध्वनि निकालते हैं उसके लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसी को वर्ण कहते हैं। तो उसका दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि वर्ण का परिभाषा मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। यानी हमारे मुख से वह छोटी से छोटी ध्वनि जो निकलती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, मतलब जिसको और अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटी इकाई वर्ण भाषा की कुछ नहीं होती है। वर्णों के खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें अक्षर भी कहा जा सकता है। अक्षर का मतलब ये होता है जिसका क्षर यानी जिसका और छोटा रूप न हो उसी को अक्षर कहते हैं। अब इसके आगे पॉइंट है कि वर्णमाला। अभी हमने क्या सीखे कि वर्ण किसे कहते हैं। अब उसके अगला पॉइंट है वर्णमाला, यानी कि अल्फ़ाबेट। वर्णमाला जो है कि प्रत्येक भाषा में अनेक वर्णों का प्रयोग होता है। जितनी भाषाएं हैं हर भाषाओं में अलग अलग वर्णों का, अलग अलग लेटरों का प्रयोग किया जाता है। उन सभी वर्णों के साथ मिलने से उस भाषा की वर्णमाला बनती है। यानी कि किसी भी भाषा में जितने वर्ण प्रयोग किए जाते हैं और उन वर्णों को सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध रूप में एक जगह एक साथ मिलाया जाता है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम में समाहित होते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जितने भी हिंदी के वर्ण हैं उनको सिस्टमेटिक ढंग से, उनको क्रमबद्ध रूप से जब एक साथ उनको समूहबद्ध किया जाता है उसी को हम वर्णमाला कहेंगे। अब इसके बाद है वर्णों के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम अब
देखते हैं वर्णों के भेद, इसका इंग्लिश होता है काइंड्स ऑफ लेटर। यानी कि हिंदी की देवनागरी लिपि की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। जो हिंदी भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा है और उसको उच्चारण के आधार पर दो वर्गों में यानी दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यानी कि वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को वावेल बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानकारी लेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। देखते हैं स्वर यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। यानी कि स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। जो स्वर वर्ण होते हैं इनके उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता है। ये हमारे मुख से जो भी वायु या ध्वनि निकलती हैं निर्बाध रूप से बाहर आती हैं, उसमें कहीं भी रुकावट नहीं होता है। बिना विघ्न बाधा बिना रुकावट के हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। किसकी ध्वनियाँ? स्वरों की ध्वनियाँ। और इसके उच्चारण में हमें और किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 आपके स्वर हैं और इनके उच्चारण में कहीं भी हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, हमारे मुख से जो वायु निकलती है, वो कहीं उसमें रुकावट नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ण वर्णों में के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब देखते हैं कि स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अभी तक हम क्या सीखे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। अब क्या हमको सीखना है? अब स्वर के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में देखते हैं। इसमें पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। यानी ये स्वर के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? स्वर के। कितने होते हैं? 3। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब इसमें पहला जो है ह्रस्व स्वर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण करने में अल्प स्वर मतलब अल्प मात्रा में अल्प समय लगता है, कम समय लगता है, थोड़े समय में ही उसका उच्चारण हो जाता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसको छोटा स्वर भी बोलते हैं और इसी को मूल स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को ही छोटा स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं। देखते हैं इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन है? अ, इ, उ, री। ये जो हैं 4 मूल स्वर होते हैं और इन चारों स्वरों को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से
दोगुना समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखते हैं कौन कौन है। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर हैं जिसको हम संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मिलाने से ये बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। फिलहाल आप लोग इतना ही जानिए कि दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। तो तीसरा है प्लुत स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। देखिए ओ और म के बीच में एक ओम का चिन्ह बनाया गया है यस के तरह से, उसको हम ओम का चिन्ह बोलते हैं। ये मूलतः संस्कृत भाषा के शब्दों में ही प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में इसका बहुत कम प्रयोग होता है। अब ये प्लुत स्वर जो हैं इनके समय जो होता है ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, हे राम, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, मतलब जो लंबा खींचते हैं, ज़्यादा समय लेते हैं, 3 गुना समय लेते हैं, उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। अब अगला पॉइंट है स्वर की मात्राएं, यानी कि स्वरों की मात्राएं कैसी होती हैं, कौन कौन होती हैं, किस रूप में होती हैं, उसके बारे में देखते हैं कि स्वर की मात्राएं कौन होती हैं। जैसे अभी तक हमने देखा कि स्वर 11 होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं और इनकी मात्राएं कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, इसका थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं कि जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। यानी कि जो स्वर होते हैं और वह जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और उसी बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। तो स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन मात्राएं या मात्रा की संख्या 10 होती है, क्योंकि जो अस्वर होता है उसकी मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्रा की संख्या 10 हो जाती है और स्वर की संख्या 11 होती है। तो यहाँ आपको नीचे बताया गया है, देख लीजिए, एक बनाया गया है आपका चार्ट टाइप का बनाया गया है, उसमें कॉलम बनाया गया है, उसमें देखिए हर स्वर की उस मात्रा उसके नीचे वाले खाने में, उसके नीचे वाले बॉक्स में लिखी गई है कि किस स्वर की मात्रा किस प्रकार से लगती है जब वो व्यंजन में जुड़ते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि आ की मात्रा कैसे लगती है, ई की मात्रा कैसी लगती है, बड़ी की मात्रा कैसी लगती है, उ और ऊ की मात्रा कैसे लगता है, री, ए, ऐ, ओ और औ का मात्रा कैसे लगता है। ये इसको ध्यान से देख लीजिए, बुक में भी आपके दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि मात्रा ही भाषा का मूल होता है। जब तक मात्रा हम सही नहीं लिखेंगे, सही उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा भाषा शुद्ध नहीं हो सकता है। अब इसके बाद है अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण होता है। जैसे हम लोग जब प्राइमरी सेक्शन में होते हैं, 1, 2, 3 क्लास में होते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर की संख्या 13 होती है। लेकिन जैसे जैसे क्लास हम लोग का बढ़ता जाता है, उस तरह से
बताया जाता है कि स्वर संख्या 11 होती है, 13 नहीं होती है। उसमें 2 आपके अयोगवाह वर्ण होते हैं जो कि न तो स्वर होते हैं और न ही वो व्यंजन होते हैं, क्योंकि वह स्वर के साथ लिखे जाते हैं। इसलिए उसको जब समझने के लिए छोटे क्लासों में उसको स्वर के साथ लिखे जाते हैं, इसलिए उसको स्वर बोलते हैं, लेकिन वो मूलतः स्वर नहीं होते, क्योंकि वो स्वर के बाद आते हैं, यानी उनका उच्चारण जो होता है स्वर के बाद होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं अ, तो अ के ऊपर जो बिंदु लगता है तो पहले अ का उच्चारण होता है, उसके बाद में उस बिंदु का उच्चारण होता है, इसलिए वह स्वर नहीं माना जाता है। और जो व्यंजन होते हैं तो व्यंजन के बाद भी वो लिखा जाता है, व्यंजन के बाद उसका उच्चारण होता है। व्यंजन के साथ लिखा जाता है लेकिन उसका उच्चारण व्यंजन के बाद होता है, इसलिए वो व्यंजन भी नहीं होते हैं, इसलिए उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है कि साथ साथ चलना, मतलब उसमें समाहित न होने के बाद भी वह साथ साथ उसमें चलता है, साथ साथ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, इसलिए अयोगवाह उसको कहा जाता है। अब अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं। एक है अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु के जैसे होता है, जैसे कि जब किसी वर्ण के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार के द्वारा प्रकट करते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो नाक के द्वारा निकलती है, इसलिए उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंठ, अंधा, संतरा, इसका उच्चारण करके देखिए। जब खुद से उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो मुख से ध्वनि निकल रही है वो नाक के द्वारा निकल रही है कि नाक और मुंह दोनों के द्वारा निकल रही है। तो अनुस्वार जो होता है इसका उच्चारण करते समय वायु नाक से निकलती है, इसलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार का चिन्ह आपको यहाँ दिया गया है, ऊपर बिंदु के जैसे लिखा जाता है। अब दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक के द्वारा होता है, लेकिन अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है, और इसको हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। देखिए आपको यहाँ नीचे लाइन में अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु के आकार को बनाया गया है, ब्रैकेट में, कोष्टक में, ये चंद्रबिंदु जैसा लगता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं गांव। गांव कैसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं मान लीजिए गांव, तो गांव ऐसे लिखेंगे तो ऊपर चंद्रबिंदु बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गांव। इसमें उच्चारण करने में क्या पता चला कि नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकल रही है। उसी तरह हम लिखते हैं आँख। आँख भी लिखते हैं तो ऊपर चंद्रबिंदु बनाते हैं, आँख, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको मिटाते हैं। फिर से देखिए आँख। ये है आँख। देखिए आँख के ऊपर आँख के ऊपर चंद्रबिंदु का मात्रा लगा है, इसलिए इसको इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से वायु निकलती है। बोलते हैं आँख, नाक, गांव, दांत, चांदी, माँ। तो इस प्रकार के शब्दों में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह
दो बिंदु की जगह पे किसी भी अक्षर या शब्द के आगे दो बिंदु डॉट डॉट लग जाता है, उसको हम विसर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण जो होता है हा की तरह होता है। इसका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों में ही होता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, संभवतः। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उसमें विसर्ग का प्रयोग होता है और इसकी ध्वनि हा के जैसे निकलती है, अतः। तो कह रहा है तह तह, यानी कि ह का उच्चारण आ रहा है, ह की ध्वनि आ रही है। ठीक है। अब इसके नीचे कुछ विशेष दिया गया है, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, यह सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। व्यंजनों को अरहित लिखने के लिए उनके नीचे हलंत, हलंत मतलब एक तिरछी रेखा, किसी भी अक्षर या वर्ण के नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं। इस प्रकार का रेखा बता रहे हैं आप लोग को। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ प, तो प के नीचे एक हम यहाँ नीचे हलंत लगाते हैं, तिरछी रेखा। तो इस तिरछी रेखा को हम हलंत बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी अक्षर, जिस भी वर्ण में ये नीचे तिरछी रेखा लगी होती है, हलंत लगा होता है, तो वह स्वर रहित होता है, यानी कि वो आधा होता है, उसमें स्वर नहीं होता है। और जब हम हलंत हटा देंगे तो क्या होगा, अक्षर पूरा हो जाएगा, वह आधा नहीं रहेगा, यानी उसमें अ स्वर की ध्वनि छुपी रहती है, इसलिए वह पूरा होता है। तो जिसमें हलंत लगा हुआ आधा होता है, तो या तो हलंत लिखते हैं या तो उसको आधा लिखते हैं। तो जो शब्द में जो अक्षर आधा नहीं लिख पाते हैं, लिखा जा सकता है, उसको उसमें हम लोग हलंत लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ट लिखना है, तो ट हम कैसे आधा लिखेंगे, तो ट के नीचे हम हलंत लगा देते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए हमको ड लिखना है, तो ड के नीचे भी हम हलंत लगा देंगे, क्योंकि ड को हम आधा नहीं लिख सकते हैं, तो हलंत लगा के उसको आधा बनाते हैं। तो हलंत का प्रयोग आधा के लिए किया जाता है, क्योंकि जिस अक्षर में हलंत लगा होता है तो वह अक्षर आधा होता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो वही बताया गया है यहाँ विशेष में कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह कभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। यह सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। व्यंजनों को अरहित लिखने के लिए उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है या उन्हें आधा लिखा जाता है। जैसे देखिए क का चिन्ह, क के नीचे आधा हलंत लगाया गया है, उसके बाद आधा भी लिखा गया है। ख के नीचे भी हलंत लगाया गया है, फिर इसको आधा लिखा गया है। तो जो अक्षर आधा लिखे जा सकते हैं तो उसको आधा लिख सकते हैं, हलंत भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अक्षर आधा नहीं लिखा जा सकता है तो उसके नीचे हलंत लगाना पड़ता है, जहाँ आधे अक्षर की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जो भी इस वीडियो में पढ़े हैं, आपको कुछ प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं, जिसको आप लोग बुक से मदद लेकर के, बुक से हेल्प लेकर के और अपने कॉपी में नोट बनाएंगे, इसका नोट्स बनाएंगे। पहला प्रश्न है, वर्ण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अभी आप लोग को बताया गया कि वर्ण क्या होता है, वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ण के वेद कितने होते हैं, इसके बारे में। तो उसी में से एक क्वेश्चन है ये कि वर्ण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाइए। दूसरा प्रश्न है, देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है, मिसटाइप हो गया है, यहाँ ह्रस्व होना चाहिए, ये हर्षा लिखा गया है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर को परिभाषित कीजिए। ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर को परिभाषित कीजिए। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि वो मिसटाइप हो गया है, तो उसको ह्रस्व बना लीजिएगा, वो हर्षा टाइप हो गया है। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, लिखिए। वर्णमाला का परिभाषा इसमें आपको लिखना है, जो कि बताया गया अभी। अगला प्रश्न है, मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा का परिभाषा ही बताया गया है, मात्रा का परिभाषा लिखना है। इन चारों प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे।
और इसके बाद का जो पॉइंट है उसको आपको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके बाद जैसे अभी हम लोग इस वीडियो में स्वरों के बारे में, स्वरों के भेद, वर्ण के भेद, अक्षर, इसके बारे में ज्ञान अर्जित किए। अब अगले वीडियो में आपको व्यंजन के बारे में बताया जाएगा कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तब तक इतना आप लोग करिए। धन्यवाद।